हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। चैप्टर 4 हमने एंशिएंट हिस्ट्री का स्टार्ट किया था, जिसके 3 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम 600 BCE से 600 CE तक के कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल सब हम कवर कर चुके थे और इस चैप्टर में हम कल्चरल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस पीरियड में जब पॉलिटिकल चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस आए, तो उससे जो है सोसाइटी में भी चेंजेस आए, जो सोसाइटी थी वो भी इम्पैक्ट हुई। अब उस सब पीरियड के बाद, उस पीरियड के कल्चरल, इन सब ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद इस पीरियड में बहुत सारे कल्चरल डेवलपमेंट्स भी हुए थे, जिसमें हम मेजरली बुद्धिज़्म पे फोकस कर रहे हैं। बट बुद्धिज़्म जो है आइसोलेशन में डेवलप नहीं हुआ था, बहुत सारे रिलीजन और भी थे जो साथ में इमर्ज कर रहे थे, उनके साथ डिस्कशंस और डिबेट के साथ बुद्धिज़्म जो था इमर्ज हुआ था। तो लास्ट लेक्चर जो हमारा पार्ट 3 था, उसमें हमने बुद्धिज़्म के स्तूपास और स्कल्पचर्स की बात की थी। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम रिवाइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, विच इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। मैंने बताया था कि जो हमारे बुद्धिस्ट लिटरेचर है, उस समय बहुत सारे जो बुद्धा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी, उनके बारे में पता चलता है। अब ये जो प्लेसेस थी, इन्हें सेक्रेड कंसिडर किया जाता था और यहाँ पर बहुत सारे स्तूपास कंस्ट्रक्ट किए गए। तो बुद्धा की जो बर्थ प्लेस थी, इट वॉज इन लुम्बिनी, विच इज़ इन नेपाल। 3 और हमने उनकी इंपॉर्टेंट प्लेसेस पढ़ी थी कि जहाँ उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन डिलीवर किया था, जहाँ एनलाइटमेंट अटेनमेंट हुआ उन्हें, जहाँ निब्बाना अचीव किया उन्होंने। तो वो तीनों आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने लेक्चर के साथ साथ रिविजन भी किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एट विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा अटेन्ड ट्रू एनलाइटमेंट। ये मैंने अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका आंसर आप कॉमेंट्स में बताएंगे कि एनलाइटमेंट उन्हें कहाँ मिला था। फर्स्ट सरमन मैं बताती हूँ, फर्स्ट सरमन उन्होंने सारनाथ उत्तर प्रदेश में है, जो वहाँ पर डिलीवर किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट स्प्लेंडेड स्तूपा वॉज एट। इस चैप्टर में हमने 2 स्तूपा के बारे में पढ़ा, अमरावती स्तूपा और सांची स्तूपा। सांची स्तूपा क्योंकि उस वक्त तक डिलीवर हुआ, कि सांची सर्वाइव क्यों किया, ये रीज़न भी हमने देखा था। तो रीज़न था कि जब तक अमरावती डिस्कवर किया था, तब तक स्कॉलर्स को ना इम्पोर्टेंस नहीं पता थी किसी चीज़ की, कि अगर उसको अगर कोई चीज़ डिस्कवर की गई तो उसको कितना इम्पोर्टेंट है, उसी साइट पर प्रिजर्व करना, इधर उधर नहीं ले जाना। तो अमरावती जो था वो लार्जेस्ट मैग्निफिसेंट स्तूपा माना जाता था, बट जब तक वो डिस्कवर हुआ, उसके जो स्टोन स्लैब्स थे वो सब एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा चुके थे। फॉर एग्जांपल हमने एलियट मार्बल्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो एलियट मार्बल्स जो वॉल्टर एलियट थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनके नाम पर रखे गए, क्योंकि वो जो स्टोन स्लैब्स थे वो मद्रास ले गए थे उन्हें कलेक्ट करके उन पर रिसर्च करने के लिए, और वही उन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि अमरावती स्तूपा जो हमारा था, इट वाज द मोस्ट स्प्लेंडेड, लार्जेस्ट एंड मैग्निफिसेंट स्तूपा ऑफ इट्स टाइम। तो इसका आंसर है अमरावती। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द बालकनी लाइक स्ट्रक्चर इन अ स्तूपा कॉल्ड। अब स्तूपा के स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी थी कि क्यों कंस्ट्रक्ट किए जाते थे और कौन कंस्ट्रक्ट करवाता था। उसके बाद स्ट्रक्चर कंप्लीट किया। तो स्ट्रक्चर जो था 4 पार्ट में था हमारा, अंडा जो अर्लीस्ट था, उसके बाद हर्मिका जो एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर होता था, विच वॉज कंसिडर्ड एज अबोर्ड ऑफ गॉड्स, यष्टि जो एक मास्ट होता था, एंड देन उस मास्ट को सराउंड करता था एक छतरी या फिर अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। तो ये चारों जो थे हमारे स्तूपा के पार्ट थे। तो द आंसर इज हर्मिका। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द सिंबल ऑफ एम्प्टी सीट सिंबलाइज। ठीक है, अब ये भी पढ़ा हमने कि अर्ली स्कल्प्टर्स जो थे वो बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते थे, कुछ सिंबल्स के थ्रू क्या करते थे, उन्हें डिपिक्ट करते थे, और उन सिंबल्स की जो है वर्शिप की जाती थी। तो वही हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डज द सिंबल ऑफ एम्प्टी सीट सिंबलाइज, एंड इट सिंबलाइज द मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, जो उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन किया था। इतना हमने कवर कर लिया। आज स्टार्ट करते हैं। 2 रिलीजन्स के बारे में हमने मेजरली पढ़ लिया, ठीक है। बहुत सारे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने इन रिलीजन को ज्वाइन किया, क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड थे। जो ब्रह्मैनिकल रिलीजन में जो प्रैक्टिस हो रही थी, जो सोसाइटी में शार्प डिवाइड क्रिएट हो गया था, उससे डिससेटिस्फाइड होकर बहुत ही अनहैप्पी थे लोग। दे स्टार्टेड फॉलोइंग दीज ट्रेडिशंस। बट इन ट्रेडिशंस के साथ साथ, क्योंकि बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं कि बुद्धिज़्म आइसोलेशन में इमर्ज नहीं हुआ था,
बहुत सारे रिलीजन और भी इमर्ज कर रहे थे। तो उन्हीं नए रिलीजियस ट्रेडिशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक है, और सबसे पहले वी विल बी स्टडिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ महायान बुद्धिज्म। इट वाज अ फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म जो था 2-3 सेक्ट में डिवाइड हो गया था, तो जो हम पढ़ेंगे इट इज द महायान बुद्धिज्म। अब बहुत सारे एविडेंस है कि फर्स्ट सेंचुरी सीई तक जो बुद्धिस्ट आइडियाज़ और प्रैक्टिस थे उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगे थे। क्या चेंजेस थे कि जो पहले बुद्धा को ना एक ह्यूमन फॉर्म में कंसिडर किया जाता था, ही वॉज कंसिडर्ड एज ए ह्यूमन बीइंग, जो लोगों को कैसे हेल्प करते थे थ्रू रीजन एंड परसुएशन। ये हमने पढ़ा था कि वो मिरेक्युलस या सुपर नेचुरल पावर्स की मेरे पास शक्तियाँ हैं, ऐसे इस तरीके से लोगों को कन्विंस नहीं करते थे। ही ट्राइड टू कन्विंस पीपल थ्रू रीजनिंग। ठीक है, तो जो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग थी वो बताती थी दे गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू सेल्फ एफर्ट इन अचीविंग निर्वाणा। निर्वाणा की हमने बात की थी, इट इज़ कि आप जो वर्ल्डली डिज़ायर्स होते हैं, जो ये मोह माया होता है, आप इसको त्याग देते हो, जो आपके पास है उससे सेटिस्फाई हो जाते हो, आपको एक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस जहाँ आपको एक सेटिस्फैक्शन मिल जाती है, एंड यू गिव अप द अदर वर्ल्डली डिज़ायर। तो जो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स थी, जो बुद्धा प्रीच करते थे कि वो भाई आपको जो ये एक पाथ ऑफ मॉडरेशन पे चलना है, ठीक है, पेनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो जो ये अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग थी खुद के सेल्फ एफर्ट को, कि आप इस स्टेट को अचीव करने के लिए कितना एफर्ट डालना चाहते हो, उस एफर्ट को एम्फेसाइज करती थी। एंड बुद्धा वॉज रिगार्डेड एज अ ह्यूमन बीइंग, मैंने अभी भी बताया कि ही वॉज रिगार्डेड एज अ ह्यूमन बीइंग हु अटेन्ड एनलाइटमेंट एंड निर्वाणा। वो अपने सेल्फ एफर्ट से ही उन्होंने मेडिटेट करके उन्होंने ये जो है अचीव किया था। अब धीरे धीरे, क्योंकि पहले बेसिक से चीज़ स्टार्ट होती है, हमने जैसे स्तूपा का भी कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा, बेसिक हुआ ना ABC की, एक छोटे से स्ट्रक्चर से इतना बड़ा धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो था इवॉल्व हो गया। उसी तरह पहले बेसिक चीज़ें थी, सारी बेसिक टीचिंग्स होती थी। अब क्या हुआ कि आइडिया ऑफ अ सेवियर इमर्ज। ठीक है, नाउ बुद्धा वॉज कंसिडर्ड एज अ गॉड एंड अ सेवियर, जो दुनिया को बचाने आए हैं। अब उन्हें ह्यूमन बीइंग की तरह कंसिडर नहीं किया जाता था, और एक नया कॉन्सेप्ट इमर्ज किया विच वॉज नोन एज बोधिसत्व। अब ये बोधिसत्व कौन होते थे? पीपल बोधिसत्व वर परसीव्ड एज कंपैशनेट बीइंग्स। ठीक है, दे वर काइंड पीपल who accumulated merit through their efforts, यानी कि वो खुद तो ये निर्वाण और ये सब अचीव कर लेते थे, बट सब कुछ गिव अप नहीं करते थे, लोगों को हेल्प करते थे ये सब अचीव करने में। They did not use this to attain nirvana and abandon the world, but to help others, दूसरों की हेल्प करने के लिए ये स्टेट क्या करते थे, अचीव करते थे और उनको हेल्प करते थे। तो they were considered as the compassionate beings, the kind hearted people, जो दूसरे लोगों की हेल्प करते थे। तो बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट था वो इमर्ज किया महायान बुद्धिज्म में। एंड सेकंड चीज़ यहाँ से क्या हुई, क्योंकि पहले तो क्या कंसिडर किया जाता था, बुद्धा को ह्यूमन बीइंग कंसिडर किया जाता था, बट नाउ ही वाज कंसिडर्ड एज अ गॉड, एज अ सेवियर। तो द वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व बिकेम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन। अब उनकी मूर्तियों की, उनके आइडल्स की जो थी पूजा की जाने लगी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन बन गया महायाना बुद्धिज्म का। एंड द न्यू वे ऑफ थिंकिंग वॉज कॉल्ड महायान, विच मेंट द ग्रेट व्हीकल। अब ये जो नया ट्रेडिशन इमर्ज हुआ, ये महायान बुद्धिज्म या ग्रेट व्हीकल के नाम से जाने लगा। जो ओल्डर ट्रेडिशन थे, जो उसको फॉलो नहीं करते थे, दे कॉल्ड देमसेल्फ हीनयान। तो हीनयान था द लेसर व्हीकल और महायान था द ग्रेट व्हीकल। So those who adopted these belief, ठीक है, जिन्होंने महायान बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, describe the older tradition as हीनयान और the lesser vehicle। तो जो ओल्डर ट्रेडिशन था बुद्धिज्म का, वो उसको डिस्क्राइब करते थे एज लेसर व्हीकल और हीनयान सेक्ट। तो एक नया ट्रेडिशन इस पीरियड में इमर्ज हुआ बुद्धिज्म का, इट वाज महायान बुद्धिज्म, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं। पहला ये कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इमर्ज, और दूसरा ये जो आइडल्स थे बुद्धा और बोधिसत्व के, उनकी वर्शिप की जाने लगी। अब और भी रिलीजन, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ लिया है, और भी रिलीजन जो थे इमर्ज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल द पुरानिक
हिंदुइज्म, उनका ग्रोथ कैसे हुआ, उसके बारे में अब हम इस अपने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो चलो, सबसे पहले जो नोशन ऑफ सेवियर था, यानी कि भाई सेवियर हैं, दुनिया को बचाने आए हैं, ये सिर्फ बुद्धिज़्म, जो महायान बुद्धिज़्म था उस तक ही सीमित नहीं था, और भी जो रिलीजन थे वो इस बात को मानते थे। सो द नोशन ऑफ सेवियर वॉज नॉट यूनिक टू बुद्धिज़्म ओनली, इट वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, हिंदुइज्म का भी पार्ट। तो यहाँ भी जो थे दो नए ट्रेडिशंस जो थे इमर्ज किए थे, विच वर द वैष्णविज्म एंड शैविज्म। अब ये सब ना छोटे छोटे MCQs बन जाते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया, सेक्ट ऑफ वैष्णविज्म एंड शैविज्म बिलोंग्ड टू जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, 4 ऑप्शन दे दिए और आपको आंसर पता होना चाहिए, द आंसर विल बी हिंदुइज्म। तो नए जो 2 सेक्ट इमर्ज किए थे वो थे वैष्णविज्म एंड शैविज्म, जो हिंदुइज्म में विद इन हिंदुइज्म इमर्ज हुए थे। एंड देयर वाज, इनमें क्या था कि देयर वाज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन द वर्शिप ऑफ ए चोजन डीटी, कि एक भगवान को चोजन डीटी मीन्स एक भगवान को चूज किया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी, ठीक है। जैसे वैष्णविज्म में विष्णु was worshipped as the principal deity and Shaivism Lord Shiva was worshipped regarded as the chief god or considered as the principal deity। तो जो थे नए ट्रेडिशंस अब इमर्ज कर रहे थे विद इन हिंदुइज्म, वैष्णविज्म एंड शैविज्म। वैष्णविज्म में लॉर्ड विष्णु की पूजा की जाती थी और शैविज्म में लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती थी। इन सच वर्शिप जो बॉन्ड होता था बिटवीन द डिवोटी एंड द गॉड was visualized as of love and devotion, ठीक है। इसमें जो बॉन्ड था बिटवीन द डिवोटी, जो पूजा करता था भगवान की, इट वॉज रिगार्डेड एज ऑफ लव बिटवीन बोथ ऑफ देम, या फिर डिवोशन या भक्ति, ठीक है। और वैष्णविज्म कल्ट्स, जो वैष्णविज्म डेवलप हो रहा था, वैष्णविज्म और शैविज्म दोनों साइड बाय साइड डेवलप हुए, इमर्ज हुए। जब वैष्णविज्म डेवलप हुआ अराउंड वेरियस अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है। इसमें बहुत सारे इनकारनेशंस भी थे गॉड के जो कंसिडर किए जाते थे। तो लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार्स वर रिकॉग्नाइज्ड विद इन दिस ट्रेडिशन। तो इस ट्रेडिशन में उनके 10 अवतार जो थे उनकी पूजा की जाती थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने अवतार थे, 10, 12, 14, 15 ऐसे ऑप्शंस दे दिए और पूछ लिया कि कितने अवतार थे जो वैष्णविज्म सेक्ट में लॉर्ड विष्णु के रिकॉग्नाइज किए जाते थे। तो द आंसर वुड बी 10 अवतार्स। और जो डिफरेंट अवतार थे वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में अपने अपने अलग अलग पार्ट में, नॉर्थ इंडिया में किसी और नाम से, भगवान सेम थे बट अवतार जो थे उनके अलग अलग थे। तो नॉर्थ इंडिया में किसी और नाम से, साउथ इंडिया में किसी और नाम से जाने जाते थे। तो जो अलग अलग तरीके से डिफरेंट पार्ट्स में पॉपुलर थे। नाउ रिकॉग्नाइजिंग लोकल डीटीज एज फॉर्म ऑफ विष्णु वॉज वन वे ऑफ क्रिएटिंग मोर यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन। तो जो लोकल डीटीज भी होते थे उनको भी विष्णु, लॉर्ड विष्णु का ही इनकारनेशन माना जाता था। तो इससे यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन इमर्ज होता था कि एवरीवन इज फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर रिलीजन बट देयर आर वेरियस फॉर्म्स, की फॉर्म बस अलग अलग हैं, भगवान वही हैं। इसी तरीके से तो कुछ ये जो अवतार्स थे इन्हें भी स्कल्पचर्स में रिप्रेजेंट किया जाता था। स्कल्पचर्स की हमने बात की थी ना कि जो स्तूपा में थे, जटाका टेल्स जो थी वो भी स्तूपा में स्कल्पचर्स में क्या की जाती थी, डिपिक्ट की जाती थी, रिप्रेजेंट की जाती थी। उसी तरीके से जो कुछ अवतार थे वो भी रिप्रेजेंट किए जाते थे स्कल्पचर्स में। फॉर एग्जाम्पल दिया है हमें, लॉर्ड शिवा वॉज सिम्बलाइज्ड एज द लिंग, कि लॉर्ड शिव की पूजा इस तरीके से, ही वॉज सिम्बलाइज्ड एज, शिवलिंग की पूजा करते हैं हम, उस तरीके से रिकॉग्नाइज उनको किया जाता था, डिपिक्ट उनको किया जाता था। और ऐसी जो सारी रिप्रेजेंटेशन थी ये कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ आइडियाज़ को डिफाइन करती थी कि भाई डीटीज़ के बारे में, भगवान के बारे में, और उनके जो एट्रीब्यूट्स थे, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनको उनके सिंबल्स के थ्रू दिखाया जाता था। जैसे लॉर्ड शिवा को कैसे शिवलिंग के थ्रू डिपिक्ट किया जाता था, उसी तरीके से जो बाकी डीटीज़ थे उनको रिप्रेजेंट किया जाता था वेरियस सिंबल्स के थ्रू, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताता था। जैसे कि हेड ब्रेसेस हुई, आयुधा मीन्स अ चक्र, या फिर ऑर्नामेंट्स उनकी ज्वेलरी हुई। तो इसी तरीके से इसका पूरा कंक्लूजन है कि बहुत सारे अवतार्स में पूजा की जाती थी बट उन्हें एक ही जो डीटी था उनका अवतार रिकॉग्नाइज किया जाता था टू क्रिएट मोर यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन। दैट द रिलीजियस ट्रेडिशन इज सेम, इट इज जस्ट दैट they are being worshipped in different avatars. अब sources
फिर से सोर्सेज आ गए, सोर्स की हमें कैसे पता चलता है ये सब। तो हिस्टोरियंस जो होते हैं इस सब को समझने के लिए टू फेमिलियराइज देमसेल्फ विद स्टोरीज इन पुराण टू अंडरस्टैंड दीज मीनिंग्स, ठीक है। तो वो पुराण जो थे उनमें वो स्टोरीज देखते हैं ये सारी चीज़ें समझने के लिए कि कैसे कैसे जो रिलीजन्स थे वो इमर्ज किए। तो पुराण वॉज कंपाइल्ड बाय ब्राह्मण्स, जैसे हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था, ऋग्वेद का मैंने बताया था टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट है, किसने कंपोज की, ब्राह्मण्स ने कंपोज की, ये सब इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से पुराण्स भी जो थी ब्राह्मण्स ने कंपाइल की थी। कैसे इवॉल्व हुई? थ्रू इंटरेक्शन अमंग पीपल हु ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, शेयरिंग, कि जो लोग अपने एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अपने जो आइडियाज़ थे, अपने जो बिलीफ थे कि वो क्या मानते हैं, वो सब शेयर किया और इमर्ज हुआ उसी डिबेट और डायलॉग्स के थ्रू। अब जो ऋग्वेद थी वो थी संस्कृत में लिखे हुए, पुराण्स भी संस्कृत में लिखे थे बट इन सिंपल संस्कृत, ठीक है। और इनको बिकॉज द women and shudras were not allowed to study Vedas, but Purans they were meant to read aloud to everybody including women and shudras, कि इसमें जो भी लिखा हुआ था women और शूद्रा जो थे वो भी इसका पार्ट बन सकते थे। एंड सेकेंडली ये एक सिंपल संस्कृत वर्सेस जो थे, सिंपल संस्कृत लैंग्वेज पुराण्स में यूज़ की गई थी और ब्राह्मण्स ने इन्हें कंपाइल किया था। तो हिस्टोरियंस इसी में जो स्टोरीज दी हुई है वो समझने की कोशिश करते हैं टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि कैसे कौन सा रिलीजन इमर्ज हुआ और किस तरीके का डायलॉग और डिस्कशन होता था। अब लास्ट टाइम हमने बात करी है स्तूपास और स्कल्पचर्स की, अब बात करेंगे अर्ली टेम्पल्स की, क्योंकि जब स्तूपा और स्कल्पचर्स इमर्ज कर रहे थे वेरियस पार्ट में, जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म कर रहा था तो हिंदुइज्म में भी चेंजेस आ रहे थे, उसी तरीके से जैसे स्तूपास और स्कल्पचर इमर्ज कर रहे थे अर्ली टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया था। तो जो अर्ली टेम्पल होते थे, जो सबसे पुराने टेम्पल्स बनाए जाते थे ना, स्तूपा का हमने पढ़ा कि बेसिक स्ट्रक्चर था इस तरीके से, तो उसी तरीके से अर्ली टेम्पल जो थे उनका भी बेसिक स्ट्रक्चर था। एक छोटा सा रूम होता था एंड इट वाज नोन एज गर्भगृह, ठीक है। उसका एक सिंगल डोर भी होता था जहाँ पे जो था जो भी डीटी थे जिनकी पूजा की जाती थी उनकी जो इमेज रखी जाती थी। तो अर्ली टेम्पल जो थे एक छोटा सा स्मॉल स्क्वायर रूम होता था अपना इस तरीके से और जो भी डीटी होते थे वो सेंट्रल श्राइन में गर्भगृह जिसे बोलते थे वहाँ पर उनकी पूजा की जाती थी, सिंगल एंट्रेंस होती थी। बट जैसे स्तूपा में भी चेंज आया, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनते गए, ठीक है। उसी तरीके से एक टॉल स्ट्रक्चर बना जो कि श्राइन के ऊपर था एंड इट वाज नोन एज शिखर, इस तरीके से, ठीक है। तो टॉल स्ट्रक्चर एक जो था कंस्ट्रक्ट किया गया था सेंट्रल श्राइन के ऊपर एंड इट वाज नोन एज शिखर। इट वॉज बिल्ट ओवर द सेंट्रल श्राइन, जहाँ पे जो गॉड होते थे, जो डीटीज होते थे उनकी इमेज रखी जाती थी। टेम्पल वॉल्स वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स, आप आज भी जाते हो मंदिर में देखते हो कि बहुत सारे स्कल्पचर्स जो होते हैं टेम्पल की वॉल्स पर बने होते हैं। तो जो वॉल्स थी वो स्कल्पचर से डेकोरेट की जाती थी, जैसे स्तूपा के पिलर डेकोरेट किए जाते थे। धीरे धीरे जो टेम्पल्स थे वो और ज़्यादा एलेबोरेट होते चले गए, ठीक है। असेंबली हॉल्स बने, भाई अब बहुत सारे लोग आने लगे तो उनको बिठाने के लिए जगह चाहिए, असेंबली हॉल्स बने, बड़ी बड़ी दीवारें बनी, बड़े बड़े गेटवेज बनाए गए, पानी सप्लाई करने के लिए जो है अरेंजमेंट बनाए गए। बट एक सबसे यूनिक फीचर जो इस पीरियड में डेवलप हुआ, ये सब तो बन ही गए, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो बन ही गया, बट एक और यूनिक फीचर था, इट वॉज दैट कुछ जो टेम्पल्स थे, कुछ जो आर्टिफिशियल केव्स के थ्रू बनाए जाने लगे, क्योंकि जो रॉक्स थे उनको कट किया जाने लगा और आर्टिफिशियल केव्स बनाई जाने लगी। तो सबसे यूनिक फीचर ऑफ अर्ली टेम्पल्स वाज दैट सम ऑफ दीज वर होलोड आउट ऑफ ह्यूज रॉक्स एज आर्टिफिशियल केव्स, की वो एक सिंगल रॉक में से कट करके एक आर्टिफिशियल केव्स जो हैं बनाई गई थी। द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव्स जो था पुराना था, ठीक है। जैसे स्तूपा बनाने का भी ट्रेडिशन पुराना था, बट इट केम टू बी एसोसिएटेड विद बुद्धिज्म, क्योंकि वहाँ पर बुद्धा के रेलिक्स मिलते थे और उन्हीं पर उनका कंस्ट्रक्शन, जो स्तूपा होते थे उनका कंस्ट्रक्शन होता था। तो जो ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव्स हमारे ये भी पुराना था। और सबसे पुरानी केव्स एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ द अर्लीस्ट ऑफ दीज वर कंस्ट्रक्टेड इन 3rd century BCE ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अशोका, जो सम्राट अशोका थे जिन्होंने लुम्बिनी में भी एक जो है स्तूपा बनाया टू मार्क द फैक्ट कि वो वहाँ पर गए थे। उसी तरीके से
3rd सेंचुरी BCE में उनके ऑर्डर्स पर एक आर्टिफिशियल केव बनाई गई थी फॉर रिनाउंसर्स, जिन लोगों ने मोहमाया को त्याग दिया, एंड हु बिलोंग्ड टू अजीविका सेक्ट। अगर ये क्वेश्चन आता है कि अशोका ने किसके लिए आर्टिफिशियल केव्स बनवाए थे, 4 आपको ऑप्शन दे दिए, द आंसर वुड बी अजीविका सेक्ट। ठीक है, तो अब ये ट्रेडिशन भी, हर ट्रेडिशन जो है बहुत से स्टेजेस के थ्रू डेवलप हुआ है, बहुत से डायलॉग इंटरेक्शन के थ्रू डेवलप हुआ है, तो ये ट्रेडिशन भी इवॉल्व थ्रू वेरियस स्टेजेस एंड कल्मिनेटेड मच लेटर इन 8th सेंचुरी। ठीक है, 3rd सेंचुरी से चल रहा था, नॉर्मल केव्स बनाई गई जो अशोका ने अजीविका सेक्ट को दे दी, बट 8th सेंचुरी तक, ठीक है, चलता रहा, प्रैक्टिस रुकेगी थोड़ी, कोई चीज़ स्टार्ट हुई है तो उसी तरीके से 8th सेंचुरी तक इट वॉज इन ट्रेडिशन। और एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि जो कैलाशनाथ टेम्पल है एलोरा, कैलाश वॉज ऑल्सो नेम ऑफ लॉर्ड शिवा, वो एक सिंगल रॉक से बनाया गया था। दिस इज कैलाशनाथ टेम्पल, इसको एक सिंगल रॉक को कट करके बनाया गया था। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, आप कभी जाए तो जाना कैलाशनाथ टेम्पल। अब इतनी सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि भाई आर्ट, ये हमने सारी चीज़ें पढ़ी कि आर्ट हिस्टोरियंस का क्या विजुअल रिप्रेजेंटेशन था और उस टाइम के जो आर्किटेक्ट्स थे किस तरीके से उन्होंने इतना फाइन जो आर्किटेक्चर था कंस्ट्रक्ट किया था, जो आज भी उसी तरीके से एग्जिस्ट करती हैं हमारी बहुत सारी चीज़ें। तो हम ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में कि जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, जो यूरोपियन हिस्टोरियंस थे ना, उन्होंने जो आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा डिमीन किया, इंफीरियर कंसिडर किया था। जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, दे वर हॉरिफाइड बाय व्हाट सीम टू देम एज ग्रोटेस्क फिगर्स, मींस अगली फिगर्स। ठीक है, इस तरीके की जो फिगर्स होती थी कि विद मल्टीपल आर्म्स, जिनके बहुत सारे आर्म्स हैं, हेड्स हैं, तो वो उनको बहुत ही अगली या इंफीरियर टू ग्रीक आर्किटेक्चर, दिस वाज ग्रीक आर्किटेक्चर, इसके कंपैरिजन में बहुत ही इंफीरियर मानते थे, बिकॉज देयर वाज कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। तो किसी गॉड को ह्यूमन और एनिमल दोनों का कॉम्बिनेशन बोला जाता था, तो वो वाले रिप्रेजेंटेशन भी थे। तो उसको जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे वो अगली मानते थे, एंड दे कंपेयर्ड दैम विद द ग्रीक आर्किटेक्चर एंड ऑफन फाउंड अर्ली इंडियन स्कल्पचर इंफीरियर टू द वर्क्स ऑफ ग्रीक आर्टिस्ट। मैंने बताया उसको जो है इंफीरियर मानते थे कि इट वॉज नॉट अप टू द मार्क, जिस तरीके से जो है ग्रीक स्कल्पचर बनाया गया है। They were very excited when they discovered images of Buddha and Bodhisattvas। अब इसी पीरियड में उन्हें बुद्धा और बोधिसत्वास, महायान बुद्धिज्म में पढ़ा कि अब क्या थी, बुद्धा के इमेज की भी वर्शिप की जाने लगी थी, बुद्धा और बोधिसत्वास। तो अब इन्हें बुद्धा और बोधिसत्वास के इमेज मिले थे, और सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं, नॉर्थ वेस्ट से। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ से मिले हैं, नॉर्थ वेस्ट से, तक्षशिला और पेशावर। और यहाँ पर रूल कौन करता था, इंडो ग्रीक रूलर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ वेस्ट से सबसे ज़्यादा इमेजेस मिले थे। नॉर्थ वेस्ट में 2 सेंटर्स से मिले हैं, तक्षशिला और पेशावर। और इंडो ग्रीक रूलर्स एस्टैब्लिश किंगडम इन 2nd सेंचुरी BCE। चैप्टर 2 में पढ़ा था सतवाना, शाका, सबके बारे में, किस तरीके से सारे रूलर्स थे इंडो ग्रीक्स, ये सब इस पार्ट को रूल करते थे। और अगर जैसे टेक्स्ट से कंसिडर करके, मैंने बताया ना कि जो हिस्टोरियंस थे वो पुराण्स को पढ़ के भाई वो स्टोरी पूरी रिकंस्ट्रक्ट करते थे, जो इमेजेस उन्हें मिली, जो स्कल्पचर्स उन्हें मिले। अगर, और बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी हमने पढ़ा कि जो स्कल्पचर थे पहले वो लिटरेचर से समझते हैं कि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है या नहीं। अगर टेक्स्ट और इमेज ही मैच ना करें तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ऑफ अ फेमस स्कल्पचर जो महाबलीपुरम में है, और वो स्कल्पचर है हमारा ये। ठीक है, तो बहुत सारे जो आर्ट हिस्टोरियंस हैं, हिस्टोरियंस का व्यूज़ हमेशा जो है डिवाइडेड रहते हैं, सब अपने तरीके से हिस्ट्री को इंटरप्रेट करते हैं, तो उनका भी इस पे जो व्यूज़ हैं वो डिवाइडेड हैं। बहुत से लोग इसको मानते हैं इट इज़ डिसेंट ऑफ रिवर गंगा फ्रॉम हेवन। जब रिवर गंगा जो है धरती पर आ रही थी, ये उसका डिसेंट है, ओरिजिन है उसका। और बहुत से जो स्कॉलर्स हैं उसे महाभारत की एक स्टोरी मानते हैं, दैट अर्जुन, महाभारत के बारे में हमने पढ़ा था ना, कौरव और पांडव्स में वॉर हुई थी। तो जो अर्जुन थे, ये जो स्कल्पचर को दे कंसिडर ही वॉज डूइंग पेनेंस ऑन अ रिवर बैंक टू अक्वायर आर्म्स। तो ये जो हमारा स्कल्पचर्स है इस पे हिस्टोरियन डिवाइडेड है, और ये वाला स्कल्पचर हमें कहाँ दिया गया है, महाबलीपुरम में ये पाया जाता है। एक बार क्विक रिविजन करते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो भी करे हैं। ओके,
महायान बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा कि एक नया फॉर्म ऑफ महायान बुद्धिज़्म इमर्ज किया विच वाज नोन एज महायान। क्या था इसमें मेन कि जो इमेजेस थे, इमेजेस ऑफ बुद्धाज एंड बोधिसत्वास वाज वर्शिप, और बोधिसत्वास कौन थे? कंपैशनेट बीइंग्स जो दूसरों की हेल्प करते थे टू अटेन निर्वाणा। ठीक है, उसके बाद वर्शिप ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वास बिकेम पार्ट, एंड महायाना मीन्स द ग्रेट व्हीकल, और जो खुद को इस जो दूसरे पार्ट मानते थे, ओल्डर ट्रेडिशन का पार्ट मानते थे, दे वर नोन एज हिनायन और दी लेसर व्हीकल। पुरानिक हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा, दो सेक्ट इमर्ज करे, वैष्णविज्म एंड शैविज्म। वैष्णविज्म लॉर्ड विष्णु वॉज द चीफ डीटी एंड शैविज्म लॉर्ड शिवा वॉज द चीफ डीटी। ठीक है, कैसा कंसिडर किया जाता था? भक्ति कंसिडर की जाती थी, लव, डिवोशन और भक्ति। 10 अवतार्स ऑफ लॉर्ड विष्णु वॉज रिकॉग्नाइज्ड विद इन दिस। उसके बाद नेक्स्ट पुराण्स किसने कंपाइल की? ब्राह्मण्स ने कंपाइल की, सिंपल संस्कृत वर्ड्स में लिखी गई है, और विमेन एंड शूद्रास वर ऑल्सो अलाउड टू स्टडी दैम। उसके बाद टेम्पल्स के बारे में पढ़ा है। टेम्पल जो थे हमारे अर्ली टेम्पल्स, सबसे पहले एक सेंट्रल श्राइन ही होती थी, उनमें गर्भगृह, इवेंचुअली एक टॉल स्ट्रक्चर बनने लगा जो कि शिखर जिसके ऊपर बनाया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद यूनिक स्ट्रक्चर के बारे, यूनिक फीचर के बारे में पढ़ा कि सिंगल रॉक से जो है आर्टिफिशियल केव्स बनाई जाने लगी, बट ये ट्रेडिशन पुराना था क्योंकि अशोका ने कुछ ऐसी केव्स जो हैं आजीविका सेक्ट को डोनेट की थी। एक और टेम्पल के बारे में हमें पता चलता है, कैलाशनाथ टेम्पल जो कि एलोरा में है, कि ये एक सिंगल रॉक कट टेम्पल है, मोनोलिथिक रॉक कट। ठीक है, बाकी हमने पढ़ा है कि कैसे जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे वो इन्फीरियर मानते थे, बट उतना इन्फीरियर हमारा स्कल्पचर था नहीं। हमें बुद्धा और बोधिसत्वास के मेजर जो इमेजेस मिलते हैं नॉर्थ वेस्ट में, 2 सिटीज से, तक्षशिला एंड पेशावर, और इंडो ग्रीक रूलर जो हैं 2nd सेंचुरी BCE में रूल करते थे। उसके बाद हमने एक और स्कल्पचर के बारे में पढ़ा है जिसके ऊपर हिस्टोरियंस डिवाइडेड हैं, वो हमें महाबलीपुरम से मिलता है। कुछ लोग कुछ हिस्टोरियंस इसको मानते हैं कि इट इज़ डिसेंट ऑफ रिवर गंगा, उनका ओरिजिन को डिपिक्ट करता है, और कुछ मानते हैं कि अर्जुन वॉज डूइंग पेनेंस ऑन रिवर बैंक टू एक्वायर आर्म्स। एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10 अवतार्स वर रिकॉग्नाइज्ड विद इन द ट्रेडिशन ऑफ, हमने बात करी पुरानिक हिंदुइज्म 2 पार्ट में डिवाइडेड, शैविज्म, वैष्णविज्म, और 10 पार्ट्स जो थे, अवतार्स जो थे विष्णु के, वो विद इन द 10 अवतार्स जो थे वो वैष्णविज्म में लॉर्ड विष्णु के माने जाते थे, रिकॉग्नाइज किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2, गर्भगृह वॉज अ पार्ट ऑफ विच स्ट्रक्चर? तो अर्ली टेम्पल्स जो थे बहुत ही सिंपल थे, सिर्फ जो इमेज ऑफ गॉड होती थी, तो गर्भगृह जो है टेम्पल्स का पार्ट होता था। क्वेश्चन नंबर 3, न्यू ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म वॉज कॉल्ड एज। बुद्धिज्म मेजर कवर किया है, 2 पार्ट में था, महायान एंड हीनयान। हीनयान था जो ओल्डर ट्रेडिशन था, जो लेसर व्हीकल था, और महायान था हमारा जो हमारा न्यू ट्रेडिशन इमर्ज किया था। एक और था थेरावादिन्स, या थेरा, जो मानते थे कि हम थेराज हैं, यानी कि जो पुराने ओल्ड रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं हम उनको फॉलो करते हैं। ये हम अपना सेपरेट जो जिस लेक्चर में हम बिट्स एंड बाइट्स में सारी टर्मिनोलॉजीज कवर कर रहे हैं उसमें समझेंगे तीनों का डिफरेंस और मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 4, विच टेम्पल वॉज कार्व्ड आउट ऑफ ए सिंगल स्टोन? ये सारे हमारे अर्ली एंशिएंट इंडिया टेम्पल्स हैं, तो जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है इट वॉज कैलाश टेम्पल। एंड क्वेश्चन नंबर 5, पुराण्स वर रिटन इन विच लैंग्वेज? सिंपल संस्कृत वर्ड्स में लिखी जाती थी, और किस किस वेद जो वेद थी उनकी परमिशन नहीं थी विमेन और शूद्रास को पढ़ने के लिए, बट जो पुराण्स थे दे वर meant to be read aloud to everyone including the women and the shudras। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है। जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।